हेलो बच्चों, द परफेक्ट क्रिएटर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित में अध्याय 11 आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जिसे थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। इस प्रमेय के कथन को समझेंगे और उसको कैसे उपपत्ति की जाती है इसको समझेंगे। ये बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। यदि आपका आज का वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का थेल्स प्रमेय। उसका कथन है, आपको कथन भी 2 नंबर का पूछा जाता है कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, तो आपको कथन भी याद होना चाहिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा उन 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। उसके लिए देखिए कैसे चित्र है, क्या बोलना है, बोल रहा है। इसको याद करने का तरीका देखिए। यदि किसी त्रिभुज में, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए त्रिभुज बनाया हमने, एक त्रिभुज में नाम दे देते हैं इस त्रिभुज का ABC। तो याद हुआ किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, कोई भी भुजा ले सकते हैं, BC लो, AB लो, AC लो। मैं BC ले रही हूँ। BC भुजा के समांतर बाकी 2 भुजाओं को, बाकी 2 भुजा कौन कौन सी बच गई बच्चों, AB और AC को 2 विभिन्न बिंदुओं पर काटती हुई एक रेखा खींची जाए। तो ये एक रेखा खींच रहे हैं हम। तो ये रेखा इस BC के समानांतर है। जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का नाम ये D और E ले लेते हैं। तो यह है किसी एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य 2 भुजाओं को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो अनुपात बनते हैं तो उन 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो ये जो अनुपात बना बच्चों, AD और DB बराबर AE/EC, ये हमको सिद्ध करना पड़ेगा। तो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले एग्जाम में आएगा, आपको कथन याद होना चाहिए और कथन के साथ में आपको कभी कथन दिया रहेगा। जब कथन दिया है या कथन लिखने के पश्चात आप चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के पश्चात आपको दिया है लिखना है। तो हमने जो बोला है उसी को लिख रहा है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC के समानांतर एक रेखा खींची गई है जो 2 बाकी भुजाओं, कौन कौन सी भुजाएं बच्चों, AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं। इतना चीज़ दिया है। तो सिद्ध क्या कर रहा है, एक ही अनुपात में विभाजित करती थी। यहाँ का अनुपात है AD/, यहाँ का अनुपात है DB। तो सिद्ध करने में लिखना AD/DB बराबर, यहाँ का अनुपात देखिए दूसरी भुजा को AE/EC, AE/EC। ये हुआ आपका सिद्ध करने वाला पोर्शन। सिद्ध करने के पश्चात अब हमको रचना करनी है बच्चों। रचना करनी है तो रचना करने के लिए हमको किसकी मदद लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं एक और चित्र बनाकर दे रही हूँ आपको, ताकि आप रचना के पद एकदम स्पष्ट क्लियर रूप से याद कर सकी कि कैसे रचना करनी है। तो देखिए आपके पास त्रिभुज में ये दिया हुआ था ABC और यहाँ पर आपके पास एक रेखा दी हुई है जो उसको D और E पर प्रतिच्छेद कर रही है। इतना पोर्शन तो दिया हुआ है जो यहाँ पर भी बनाया है। अब रचना के पद में सबसे पहले आप काम करेंगे कि B को E से मिलाया, तो आप यहाँ पर ऐसा करके डैश डैश B को E से मिला दीजिए। ये B को E से मिला दिया। दूसरा स्टेप्स आएगा C को D से मिलाए। ये आपका C है बच्चों और ये D है, ये C को D से मिला दीजिए। तो दूसरा हो गया। तीसरा स्टेप्स है कि D से या इस रेखा पर, AC रेखा पर एक लंब खींचिए। तो लंब खींचते वक्त यहाँ लंब डाल दीजिए और यहाँ पर 90 का निशान लगा दीजिए और इसका नाम दे दीजिए DM। तो ये DM लंब खींचा AC पर। ये तीसरा पॉइंट हो गया बच्चों। उसके बाद आपके पास चौथा पॉइंट आएगा कि E से, यहाँ पर E से दूसरी रेखा पर लंब खींचिए। E से इस AB, ये पूरी रेखा AB है, तो E से इस AB पर लंब खींचा EN और यहाँ 90 डिग्री का निशान लगा दीजिए। तो आपने 4 रचना करी है। BE को मिलाया, DC को मिलाया, 2 पॉइंट हुआ। D से M लंब खींचा AC पर, EN लंब खींचा AB पर। तो ये 4 पॉइंट की रचना के पद हुए। इस रचना के पद के पश्चात अब आपको उपपत्ति हल करना है। तो स्टार्ट करते हैं उपपत्ति। यहाँ से दोबारा मैंने चित्र डायग्राम बना कर रखा है, देखिए। अब इसमें पहला स्टेप्स लेंगे हमको अनुपात में सिद्ध करना है। अब हम ऊपर वाला लेंगे, त्रिभुज ऊपर वाला लिया है ADE। एक बार त्रिभुज लेंगे, ऊपर वाला त्रिभुज ADE और नीचे वाला त्रिभुज DBE। ये 2 त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लेंगे हम
और नीचे लेंगे त्रिभुज जो डार्क खींचा है मैंने, ये त्रिभुज है BDE। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लेंगे। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी त्रिभुज की क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 लंब गुणित आधार। लंब गुणित आधार ये सूत्र होता है। ये भी नीचे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 लंब गुणित आधार। ये दोनों में आप ऐसा लिख लीजिए आप। पर ऊपर वाला किस त्रिभुज में लंब और आधार ले रहे हैं, ऊपर वाले त्रिभुज का नाम है ऊपर वाला ADE, तो आप ऊपर वाले त्रिभुज को लिख लीजिए ऐसा, त्रिभुज ADE। उसके बाद नीचे वाला कौन सा त्रिभुज लिया अपन ने, DBE, तो इस त्रिभुज को ऐसा लगा लीजिए, हम इस त्रिभुज में ले रहे हैं BDE। तो ये पहला स्टेप्स हुआ बच्चों। अब डायग्राम में देखिए, यहाँ पर 1/2 है, लंब देखिए, जब ऊपर वाले त्रिभुज में देखिए 2 लंब दिख रहे हैं, एक यहाँ पर भी दिख रहा है बच्चों, एक यहाँ पर भी दिख रहा है। अब हम नीचे वाला त्रिभुज जो लिए हैं वो लेफ्ट हैंड साइड का आधार बनाते हुए त्रिभुज लिया गया है, तो हम आधार ये वाला इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी बायां पक्ष बाएं तरफ वाला AB लाइन को बार यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर लंब का नाम लेंगे EN, तो यहाँ पर लंब हुआ EN, ये लंब लिया है बच्चों हमने। और ये किस पर लंब है बच्चों, इस त्रिभुज में कौन सी रेखा का नाम है AD, तो यहाँ पर भुजा का नाम हो गया AD। अब नीचे वाला त्रिभुज कौन सा है बच्चों, BDE, ये त्रिभुज है BDE, तो इसमें लंब कौन सा है। तो आप जानते हैं कि एक बिंदु हो और एक रेखा चाहे कितनी भी बढ़ती चली जाए, लंब अपने पास यही कहलाता है, चाहे इस यहाँ से यहाँ के पोर्शन के लिए लंब हो, चाहे यहाँ से यहाँ के पोर्शन के लिए लंब हो। तो सेम यहाँ से हमने लंब खींचा है ये रेखा पर, ये रेखा आगे जाके पूरी AB रेखा बन रही है, तो ये AD पर भी लंब है, ये AB पर भी लंब है, ये BD पर भी लंब है, ये पूरे लाइन पर ये वाली रेखा लंब है। तो जब हम नीचे वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो नीचे वाले त्रिभुज में आधार तो इतना ही आ रहा है BD, तो आधार हमारा BD लिखेंगे, परंतु लंब कौन सा आ रहा है, लंब ये वाला ही काम आएगा EN, तो यहाँ पर भी हम EN लिखेंगे। तो ऊपर वाले त्रिभुज में लंब हुआ EN और आधार हुआ AD। नीचे वाले त्रिभुज में लंब हुआ आपके पास EN ही होगा, आधार होगा BD, ये वाला आधार। तो आप देख रहे हैं लिखने के पश्चात दोनों से 1/2 कैंसिल होता है, EN कैंसिल होता है, तो आपका मिलता है AD/BD। ये समीकरण नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए आप। पहला स्टेप्स हो गया। अब आप दूसरे स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। हम दूसरे स्टेप्स में देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर हमने ऊपर वाला त्रिभुज और लेफ्ट हैंड साइड वाला नीचे का त्रिभुज लिया था। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में अब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ऊपर वाला सेम है ADE, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लेंगे, ऊपर वाला सेम है बच्चों, और नीचे वाले में हम काम करेंगे त्रिभुज ये वाला, अब भुजा लेंगे ये वाली, त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो हमने ऊपर वाला त्रिभुज लिया बच्चों और राइट हैंड साइड वाला त्रिभुज लिया। नीचे जो दो त्रिभुज बन रहा है, पहले पार्ट के लिए ये वाला त्रिभुज था, दूसरे पार्ट के लिए DEC लिया। इसमें भी वही काम करना है बच्चों। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणित आधार लिखेंगे आप, नीचे भी 1/2 लंब गुणित आधार लिखेंगे आप। ऊपर वाले में त्रिभुज का नाम है ADE, तो आप लिख लीजिए त्रिभुज ADE, और नीचे वाले त्रिभुज का क्या नाम है DEC, तो आप लिख लीजिए त्रिभुज DEC। लिखने के पश्चात अब इसमें मान रखेंगे 1/2। अब ऊपर वाले त्रिभुज में देखिए, अब हम दाएं पक्ष को आधार बनाकर हल कर रहे हैं, तो दाएं तरफ की तरफ लंब कौन सा गया है बच्चों, ये DM। ये DM जो लंब है इस AB पर भी, AE पर भी है, AC पर भी है, EC पर भी है। तो हम जब ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे तो लंब है हमारा DM, आधार है AE, तो लंब हुआ DM, आधार हुआ AE। और नीचे वाले त्रिभुज में देखेंगे, अब ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, लंब तो हमारा वही आएगा DM, तो यहाँ पर भी 1/2 लिखा, लंब की जगह DM, परंतु इसका आधार कहाँ से कहाँ तक रहेगा, क्योंकि त्रिभुज इतना ही है तो हमको आधार लेना पड़ेगा EC। ये EC हुआ, 1/2 कैंसिल होता है, DM कैंसिल होता है, तो ये AE/EC आया। ये हुआ समीकरण नंबर 2।
तो इस प्रकार हमको समीकरण नंबर 1 और 2 प्राप्त होता है। अब हमको जो सिद्ध करना है उसको ध्यान से देखिए। ए डी बट्टा बी डी और यहाँ पर आया ए ई बट्टा ई सी और हमको ये दोनों को ही बराबर बताना है, यानी इसका राइट हैंड साइड बराबर बताना है। तो राइट हैंड साइड बराबर कब होगा बच्चों? जब हम बाएं पक्ष को बराबर बता देंगे। बाएं पक्ष को ध्यान से देखिए, दोनों के बाएं पक्ष के अंश सेम है, क्योंकि दोनों में ही हमने ऊपर वाला त्रिभुज लिया है ADE, तो दोनों का बायां पक्ष का अंश सेम है, यानी कि हर कोई यदि हम बाएं पक्ष के समान बना दे तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर होने से राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा और हमारा थेल्स प्रमेय कंप्लीट सिद्ध हो जाएगा। तो हमारा अब तीसरा काम क्या बच गया बच्चों? तीसरा काम बच गया कि हमारा ये जो नीचे वाला पोर्शन है बच्चों, इसको मैं दोबारा बना रही हूँ। ये DE है, ऐसा पोर्शन है बच्चों, देखिए इसको मैं दोबारा बना दे रही हूँ। ये वाला पोर्शन, एक बार ये त्रिभुज लिया है हमने और एक बार ये त्रिभुज लिया। इन दोनों त्रिभुज को हमको क्या करना है? क्षेत्रफल बराबर बताना है। तो 9वीं क्लास में हम जानते हैं, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, अब ये जो सेंटेंस बोलूँगा आपको याद आएगा। हम जानते हैं कि दो समांतर भुजाओं के बीच, समांतर भुजाओं के बीच एक ही आधार पर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये हमने 9वीं क्लास में प्रमेय को पढ़ा है। तो यहाँ पर दो समांतर भुजाएं बोला, तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? यहाँ पर समांतर भुजाएं हैं DE और BC। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ कौन कौन समानांतर है? DE समानांतर है इस BC के। पहली शर्त पूरी होती है, दो समांतर भुजाओं के एक ही आधार पर। आधार ये लिख लीजिए बच्चों, आधार है, समान आधार है, यहाँ पर समान आधार है DE लिख लिया हमने, ये आधार है। तो देख लीजिए, एक मेरे हाथ को देखिए ध्यान से, ये DE एक बार जाके B पर मिल रहा है और एक बार DE एक बार जाके C पर मिल रहा है। तो दो त्रिभुज बन रहे हैं DEB DEC। तो हमारा दोनों का आधार DE ही आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो गए। इसका मतलब उनका उल्टा कर दीजिए, नीचे लिख लीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए या व्युत्क्रम ले लीजिए, तो उसके व्युत्क्रम भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। नीचे क्यों लेकर चले गए हम? क्योंकि हमको जो सिद्ध करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में दोनों नीचे की तरफ ही हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे कि त्रिभुज, हम बाएं पक्ष में त्रिभुज अंश में हमारे पास त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल का गुणा करने पर तो हम बाएं पक्ष में भी गुणा कर देते हैं, दाएं पक्ष में भी। तो ऊपर आ गया आपके पास त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ऊपर लिख लिया। नीचे तो जो है उसी को लिख लिया बच्चों, DEB का क्षेत्रफल। दाएं पक्ष में ऊपर किसका गुणा कर रहे हैं हम? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। और नीचे क्या है बच्चों हमारे पास? त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो दोनों के अंश में हमने त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल का गुणा कर दिया, दोनों में लिख लिया। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में इसका मान हम कितना निकाल कर रखे थे? देखिए, इसका मान हम निकाल कर रखे थे AD बट्टा BD, तो हम इसकी जगह मान लिख लेंगे AD बट्टा BD। और इस समीकरण 2 से इसका मान हम कितना निकाल कर रखे थे? इसका मान निकाल कर रखे थे AE बट्टा EC, ये AE बट्टा EC लिखा। तो इस प्रकार समीकरण 1 और 2 से हमको ये दोनों अनुपात बराबर हो गए। तो इस प्रकार हमको ये सिद्ध हो गया कि दोनों की भुजाएं दोनों को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। अब हम थेल्स प्रमेय का विलोम करते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम का कथन देखिए। जो प्रमेय अभी हमने सिद्ध किया कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक भुजा रेखा खींची जाए तो वो उसे समान अनुपात में विभाजित करती है। ये अनुपात ये बट्टा ये अनुपात ये होता है।
यदि उल्टा देखा जाए, अनुपात बराबर दिया हो, तो ये रेखा इस रेखा के समानांतर होगी। ये हमको सिद्ध करना, यही कहलाता है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो इसका कथन क्या है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी अनुपात आपको पहले से बराबर दिया है, तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होगी। हमको ये सिद्ध करना है। तो चित्र देखिए, आप त्रिभुज बनाइए एक। ये हमने इस प्रकार इसको त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज का नाम ले लिया ABC। एक भुजा ले रहे हैं, एक रेखा। अब वो रेखा कैसी भी रेखा ले सकते हैं हम। ये समानांतर हमको सिद्ध करनी पड़ेगी। हम ये ले लेते हैं कि ये P बिंदु और Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमने लिया कि त्रिभुज ABC में, तो देखिए लिखा है दिया में, त्रिभुज ABC में PQ रेखा, ये जो PQ रेखा है, AB को P बिंदु पर और AC को Q बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि ये जो AP बट्टा PB ये लिखा हुआ है बराबर AQ बट्टा QC। तो AP बट्टा PB बराबर AQ बट्टा QC, ये पोर्शन हमको दिया है। अब हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है कि जो रेखा PQ है वो समानांतर है इस BC के। ये हमको सिद्ध करना है। तो जो दिया है उसको समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। अब हम उपपत्ति स्टार्ट करते हैं। तो कुछ चीज की उपपत्ति करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर हमको ये सिद्ध करना है कि ये रेखा इसके समानांतर है। तो हम मान लेते हैं कि ये रेखा इसके समानांतर नहीं है। अभी हम उल्टा लेकर चलते हैं। ये समानांतर नहीं है PQ, तो जरूरी नहीं है कि कोई और समानांतर नहीं होगी। कोई ना कोई रेखा तो इसके समानांतर होगी BC के। तो उसको हम बना लेते हैं। तो चित्र में थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए हम उसको तिरछी खींच रहे हैं। तो हम लिख ले रहते हैं कि PQ डैश, नाम दे देते हैं PQ डैश BC के समानांतर। तो पहला स्टेप्स में लिखना है आपको कि माना, जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए। हमको सिद्ध करना है कि PQ BC के समानांतर है। तो हम लिख लेंगे कि माना PQ रेखा BC के समानांतर नहीं है, BC के समांतर नहीं है। अतः P से जाने वाली दूसरी रेखा अवश्य होगी जो BC के समांतर होगी, माना ये जो हम ले रहे हैं नई वाली PQ डैश समानांतर है BC के। तो हमने इसको समानांतर है नहीं बोला, हमने ले लिया PQ डैश समानांतर है BC के। तो दूसरा स्टेप्स में देखिए, तो अब क्या हो गया, ये हमारे पास PQ डैश वाली लाइन को देखिए। अब Q को छुपा दीजिए, आप Q को हटा दे रही हूं मैं, ये छुपा दीजिए आप। Q को छुपा देने से उसमें क्या था, PQ डैश को मैंने यहाँ बना लिया, इससे समझने में आसानी होगी। मैं PQ को अभी नहीं बनाई हूँ इसमें। तो क्या होगा इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में हमने लिया है PQ डैश, ये वाली रेखा समानांतर है BC के। तो हम अभी भी थेल्स प्रमेय पढ़े, तो थेल्स प्रमेय से समानांतर है, तो थेल्स प्रमेय बोलता है कि AP बट्टा PB बराबर AQ डैश बट्टा Q डैश C। ये समीकरण नंबर 2 ले लिया। दूसरा स्टेप्स हो गया बच्चों। तो समीकरण नंबर 1 को देखिए, उसका बायां पक्ष AP बट्टा PB था। समीकरण 2 का बायां पक्ष भी AP बट्टा PB, दोनों का बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दोनों का दायां पक्ष भी बराबर होगा। इसलिए समीकरण 1 व 2 से इसका दायां पक्ष हुआ AQ बट्टे QC और इसका दायां पक्ष हुआ AQ डैश बट्टे Q डैश C। तो दोनों का दायां पक्ष को मैंने लिख लिया। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर तो अब हम एक जोड़ेंगे तो AQ बट्टे QC धन 1 और AQ डैश बट्टे Q डैश C धन 1। और हम पिछले
वीडियो में हम देख चुके हैं, दो अनुपात वाली को हम तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों का हर समान हो। तो देखिए यहाँ पर हर समान नहीं है, इसके ऊपर है, इसके नीचे है एक और इसके नीचे है QC। तो यहाँ पर QC का गुणा नीचे भी कर दीजिए, QC का गुणा ऊपर भी कर दीजिए ताकि दोनों का हर एक जैसा हो जाए। अब दाएं पक्ष में भी वही काम करेंगे। दाएं पक्ष में हमारे पास AQ डैश अपान Q डैश C है और यहाँ 1/1 है। तो यहाँ का हर देखिए, यहाँ के हर में Q डैश C है, तो यहाँ पर भी Q डैश C नीचे भी गुणा करिए और ऊपर भी गुणा करिए। तो ऐसा पद क्यों करते हैं? ताकि दोनों का हर सेम हो जाए। अब दोनों का हर सेम हो गया, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में QC, तो आप उसको एक बार लिख लीजिए। इसका अंश हो गया AQ और इसका अंश हो गया QC। दाएं पक्ष में भी देख लीजिए, दोनों का हर हो गया Q डैश C, इसका अंश है AQ डैश और इसका अंश है Q डैश C। तो अब हुआ हमारे पास AQ धन QC। डायग्राम में देखिए बच्चों, AQ धन QC, इस तरफ देखेंगे A से Q यहाँ तक की लाइन है, Q से C यहाँ तक की लाइन है। तो जब पूरे जोड़ दिया जाए A से Q और Q से C को, तो ये AC बनता है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ कर डायग्राम से AC लिख लेंगे। और इसको देखिए AQ डैश और Q डैश C को, अब Q को ना देखिए, Q डैश देखिए। अब AQ डैश और Q डैश C को जोड़ेंगे, AQ डैश और Q डैश C को जोड़ेंगे तो भी AC बनता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे AC बट्टे Q डैश C। दोनों के पक्षों का AC कैंसिल हो रहा है, तो 1/QC बचा और 1/Q डैश C बचा। दोनों का व्युत्क्रम सेम है, इसका मतलब वो भी सेम होगी, QC बराबर Q डैश C। तो यहाँ पर QC और Q डैश C। अब डायग्राम को देखिए बच्चों, QC ये वाली लाइन और Q डैश C ये दोनों बराबर है। ये तो डायग्राम में अलग दिख रही है, परंतु हमको ये आया क्या, बराबर है। ये कब बराबर हो जाएगी? जब ये वाली लाइन जो तिरछी ऐसी हमने जो खींची थी, ये जो PQ लाइन थी, वो ऐसा हो कि किस लाइन के ऊपर आ जाएगी, PQ आ जाएगी। तो ये कब संभव होगा? ये तब संभव होगा जब PQ डैश रेखा PQ के ऊपर आ जाएगी। तो ये लिखेंगे, यह तभी संभव होगा, यह तभी संभव होगा जब PQ डैश रेखा PQ के संपाती हो। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाए, संपाती हो। तो जब PQ डैश रेखा PQ के संपाती आ जाएगी, तो PQ डैश को हम समानांतर माने से BC के, यानी ये दोनों रेखाएं अलग अलग ना होके एक ही हैं। तो हमने जब PQ डैश को समानांतर बोला था BC के, तो ये जो PQ रेखा भी है वो भी BC की समानांतर हो जाएगी। तो हम लिख लेंगे, इससे PQ भी क्या हो जाएगा, BC के समानांतर सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार ये थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध होता है। अब हम थेल्स प्रमेय के क्वेश्चंस पर आधारित क्वेश्चंस बनाते हैं। प्रश्नावली 2 के प्रश्न, कुछ 1-2 प्रश्न को हम पहले को वीडियो में बना चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 3 ले रहे हैं जो थेल्स प्रमेय पर आधारित है। उसमें दिया हुआ है, ये चित्र आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज है RST, उसमें हमारे पास RM का मान 6 दिया है, MS का मान 3 दिया है और यहाँ पर राइट हैंड साइड में कोई भी अनुपात का मान नहीं दिया है। तो यहाँ पर हिंट क्या है बच्चों, देखिए MN समानांतर है ST की, ये दिया है, ये रेखा इस रेखा के समानांतर। तो थेल्स प्रमेय से हम अच्छे से समझ गए हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा दूसरी भुजा के समानांतर है तो वो समान अनुपात में बाकी दो भुजाओं को विभाजित करती हैं। तो आप लिखेंगे तो थेल्स प्रमेय से। अब चाहे तो पूरा कथन भी लिख सकते हैं या थेल्स प्रमेय से भी लिख सकते हैं। यदि 2 नंबर का प्रश्न है तो आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं इसको। थेल्स प्रमेय क्या बोलता है बच्चों, ये अनुपात RM बट्टा MS बराबर RN बट्टा NT। तो यहाँ से लिखेंगे हम RM बट्टा MS बराबर RN बट्टा NT। तो यहाँ पर RM का मान दिया है 6 और MS का मान दिया है 3, तो ये हुआ RN बट्टा NT। तो ये हुआ 1:2:1। परंतु जो मेरे को मान निकालना है उसको देख लीजिए ध्यान से। जो प्रश्न में मान दिया है TN ऊपर है NR नीचे है, TN ऊपर है NR नीचे है। यदि आप दाएं पक्ष को पलटते हैं तो बाएं पक्ष को भी पलट लीजिए, तो 2/1 की जगह हो जाएगा 1/2 और ये पलट के लिख लेंगे, ये
NT बटा RN। तो इस प्रकार पहला पॉइंट प्राप्त हुआ आपको। अब आप देखिए दूसरा पॉइंट में आपको क्या बोल रहा है, क्या ज्ञात करने बोल रहा है, TR बटे NR। ये जो देख रहे हैं TR बटे NR आपको प्राप्त करने बोल रहा है। तो थेल्स प्रमेय को हम कई तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर अब हमने देख चुके हैं कि ये निकाल चुके हैं हम यहाँ पे कि R है, S है, T है और ये MN है, MN है। तो ये 6 दिया है, ये 3 दिया और यहाँ से अभी अभी हमने देखा NT का अनुपात 1 है और NR का अनुपात 2 है। ये तो थेल्स प्रमेय में 2-3 तरीके से लिख सकते हैं बच्चे। ये ऊपर का अनुपात बट्टे नीचे का अनुपात, यहाँ के राइट हैंड साइड के ऊपर का अनुपात बट्टे नीचे का अनुपात, या फिर दूसरा है तरीका ऊपर का अनुपात बट्टे पूरा अनुपात, यहाँ के ऊपर का अनुपात बट्टे पूरा अनुपात, या तीसरा तरीका है नीचे का अनुपात बट्टे पूरा अनुपात, नीचे का अनुपात बट्टे पूरा अनुपात। तो इस प्रमेय को किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। अभी हमको क्या ज्ञात करना है, TR मतलब पूरा वाला बोला है बच्चों, पूरा बट्टे NR मतलब ऊपर वाला, तो पूरा वाला बट्टे ऊपर वाला। तो यहाँ से भी पूरा वाला बट्टे ऊपर वाला लेंगे। तो थेल्स प्रमेय यहाँ से क्या बोल रहा है, पूरा वाला मतलब SR बट्टे ऊपर वाला MR, और यहाँ का पूरा वाला लेंगे तो TR और ऊपर वाला लेंगे तो NR। तो यहाँ पर SR देख लीजिए बच्चों, S और R ये 3 है और ये 6, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ 9, और MR का मान कितना हुआ, दिया हुआ है 6। तो यहाँ पर आपका निकल जाएगा TR बटे NR। 3 से कैंसिल कर दिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो इसका मान आ गया 3 बट्टे 2। अब इसी प्रकार आप यहाँ देख लीजिए, अब हमको निकालना है TN नीचे वाला बट्टे RT पूरा, यानी कि नीचे वाला बट्टे पूरा निकालना है आपको, नीचे वाला बट्टे पूरा। तो यहाँ पर भी आप नीचे वाला बट्टे पूरा लेंगे। तो नीचे वाला क्या है यहाँ पर SM बट्टे पूरा क्या है SR। यहाँ के नीचे वाला क्या है TN बट्टे पूरा वाला क्या है TR। तो यहाँ का नीचे वाला का मान दिया है, SM का मान दिया है 3 और पूरा वाला SR का मान दिया है, दोनों को जोड़ के लिखेंगे 9। तो यहाँ पर TN बट्टे TR का मान निकल जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यह आ जाएगा 1 बट्टे 3 इसका आंसर। तो बहुत सरल है बच्चों थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय में किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं समानांतर हों तो ऊपर का अनुपात बट्टे नीचे का, राइट हैंड साइड में भी ऊपर का बट्टे नीचे, या ऊपर वाला बट्टे पूरा ले लीजिए, तो यहाँ पर भी ऊपर वाला बट्टे पूरा लीजिएगा। यदि यहाँ के नीचे वाला बट्टे पूरा लेते हो तो यहाँ राइट हैंड साइड में भी नीचे वाला बट्टे पूरा ले लेंगे, तो आप कोई भी प्रश्न को हल कर सकते हैं आसानी से। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तब हम प्रश्न नंबर 4 ले रहे हैं। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु। तो प्रश्न पढ़ते जाइए और डायग्राम बनाते जाइए। किसी त्रिभुज बोला तो मैंने तुरंत त्रिभुज बना लिया ABC कि एक भुजा, कोई भी एक भुजा बोल रहा है तो मैं एक भुजा ले ली हूँ AB के मध्य बिंदु, यानी मैं एक मध्य बिंदु ले रही हूँ D, यानी हमको हिंट दिया है कि AB का मध्य बिंदु D है। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, इस मध्य बिंदु यह है बच्चों, इससे होकर दूसरी भुजा, इस दूसरी भुजा को BC ले रही हूँ, इसके समानांतर एक रेखा खींची जाए। तो ये जो रेखा खींचा, ये तीसरी भुजा को जिस बिंदु पर काटती है, मैं नाम दे रही हूँ E बिंदु, तो मेरे को यह कॉमा के बाद जो पॉइंट दिया है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो ये तीसरी भुजा है AC, इसको समद्विभाजित करती है। ये पॉइंट सिद्ध करना है, मेरा मतलब मेरे को ये सिद्ध करना है कि E इस AC का मध्य बिंदु है। तो हमको क्या क्या दिया है बच्चों, हमको दिया है त्रिभुज ABC में पहला हिंट दिया है कि AB का मध्य बिंदु क्या दिया है D, तो AB का मध्य बिंदु है D, पहला पॉइंट। दूसरा दिया है कि ये DE समानांतर है BC, तो DE समानांतर है BC हमको दिया है। और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये E AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, ये हमको सिद्ध करना है। अब उसकी उपपत्ति स्टार्ट करते हैं अपन। तो थेल्स प्रमेय, जिसको आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं, तो लिख लीजिए आप आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। तो थ्योरम क्या बोलता है, AD बट्टा AB, यहाँ पे AD बट्टा DB, यहाँ से ले रहे हैं ऊपर वाला AD
नीचे वाला है डी बी, यहाँ के ऊपर वाला ए ई बटे नीचे वाला हुआ ई सी। ये हो गया। अब आपको हिंट क्या दिया था, इस जो दिया है इसका इस्तेमाल हो गया। इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ, हमने ये इसकी समानांतर है तो थेल्स प्रमेय लगा, इसका इस्तेमाल इस तरीके से हुआ। आप दूसरे चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। अब कौन सा दूसरा हिंट दिया हुआ है कि ए बी का मध्य बिंदु कौन है, डी। ए बी का मध्य बिंदु है डी, तो आप लिख लीजिए ए बी का मध्य बिंदु डी है, तो डी है, इसका मतलब है ये ए डी और डी बी बराबर होंगे। तो ए डी और डी बी बराबर होंगे, तो मैं इस ए डी की जगह बच्चों मैं रख लूँगी, क्या रख लेने वाली हूँ, डी बी रखने वाली हूँ। तो इस ए डी की जगह डी बी रख लिया हमने, तो ए डी की जगह डी बी लिखा, तो डी बी बटे डी बी, और यहाँ हो गया ए ई बटे ई सी। ये कैंसिल होकर इसका मान हो गया 1। अब इसको क्रॉस गुणा करेंगे, तिरे गुणा, तो ई सी बराबर हो गया ए ई, यानी कि ए ई और ई सी बराबर हो गया। तो ये बात सिद्ध करती कि ये दोनों बराबर है। ये दोनों तभी बराबर होंगे जब क्या होगा, ई क्या होगा, ए सी का मध्य बिंदु। इस प्रकार से हमारा ये सिद्ध हो जाता है कि ई ए सी का मध्य बिंदु है। अब हम प्रश्न नंबर 5वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5वां में बुक में आपका इस प्रकार डायग्राम दिया हुआ, त्रिभुज ए बी सी ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। डी पॉइंट दिया है, डी से एफ और डी से ई इस प्रकार लाइन खींची हुई है। बच्चों दिया में क्या क्या है कि ये जो डी एफ वाली लाइन है, ये डी एफ वाली लाइन समानांतर है ए ई के। ये पहला हिंट दिया है, ये देखिए। दूसरा हिंट दिया है, ये जो तिर्यक लाइन है ए डी ई, ये समानांतर ये वाली लाइन जिसको मैं ऐसा ऐसा निशान लगा रही हूँ, ये डी ई समानांतर है इस ए सी के। ये देखिए, तो ये डार्क वाली लाइन डार्क के समानांतर है और ये क्रॉस वाली लाइन इस क्रॉस के समानांतर है। हमको सिद्ध करना है बी एफ, यहाँ से देख लीजिए बी एफ बट्टे एफ ई और बी ई बट्टे ई सी, ये हमको सिद्ध करना है। तो आप जानते हैं कि ये अनुपात वाला जब समानांतर दिया हो किसी त्रिभुज में, अनुपात हमको सिद्ध करना हो तो वहाँ पर थेल्स प्रमेय लगता है। तो थेल्स प्रमेय के लिए हम इस यहाँ पर 2 हिंट है, 2 हिंट में हम 2 स्टेप्स में आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने भुजा ली है यहाँ पर, त्रिभुज ए बी ई वाली भुजा को लिख लीजिए। तो यहाँ पर पहला हिंट क्या, डी एफ समानांतर है ए ई के, तो मैंने ये देखिए अलग से त्रिभुज बना दिया, डी एफ समानांतर है ए ई के। आप इतनी भुजा को ले लीजिए, चाहे तो इस चित्र को मत बनाइए, चलेगा यहाँ पे। तो आपके पास कौन सा त्रिभुज लिया आपने, त्रिभुज ए बी ई, यानी सिर्फ इतना पोर्शन ले रहे हैं, इसको छुपा दे रहे हैं। तो आप इतना पोर्शन लेंगे तो आपको डार्क लाइन के समानांतर दिख रही है, उसी चीज़ को यहाँ पर बनाया है मैंने, देख लीजिए। तो त्रिभुज है ए बी ई, तो लिख लिया हमने त्रिभुज ए बी ई में कौन किसके समानांतर है, डी एफ समानांतर है ए ई के, डी एफ समानांतर ए ई के समानांतर है। तो लगेगा क्या, थेल्स प्रमेय। तो लिखिए थेल्स प्रमेय से, और आप जानते हैं थेल्स प्रमेय से ये इसके समानांतर है, तो ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये होगा। तो अब यहाँ पर लिख रहे हैं एडी बट्टा डी बी लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पर ई एफ बट्टा बी एफ लिख लिया। ये हो गया पहला समीकरण, अपना हिंट इस्तेमाल हो गया। अब दूसरा हिंट का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैंने कौन सा चीज़ को छुपाया था, इस लाइन को छुपाया था बच्चों, और इस त्रिभुज का इस्तेमाल किया था। अब हम यहाँ पर त्रिभुज ले रहे हैं क्योंकि हमको डी ई, ये वाली लाइन डी ई समानांतर दिया है ई सी के, ये इसके समानांतर दिया है, जो क्रॉस वाली चिन्ह है क्रॉस के समानांतर दिया है। तो अब हम इस त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं, ये वाले त्रिभुज का। इस त्रिभुज में देखिए मैंने दोबारा बनाया, ए बी सी त्रिभुज में हमारी भुजा, सेकंड हिंट है कि ये डी ई लाइन, ये वाली लाइन समानांतर है ए सी के। तो हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ए बी सी में। अब हम यहाँ डी ई वाली लाइन ले रहे हैं, तो ये वाली और ये दोनों लाइन को हटा दे रहे हैं। बस हम कौन कौन सी लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए जिसमें डैश डैश का निशान बनाएं। ये पेन लगा दिया है मैंने, तो आपको दिख रहा होगा। उसको डायग्राम को मैंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो अब हम त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में कौन किसके समानांतर है, डी ई समानांतर है ए सी के। तो डी ई समानांतर है ए सी के। तो थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, थेल्स प्रमेय से
तो AD बट्टा DB, AD बट्टा DB, यदि आप इधर का पोर्शन AD को पहले लिख रहे हैं फिर DB ले रहे हैं तो इधर का पोर्शन पहले लिखिए, EC बट्टा BE, लिख लिया समीकरण नंबर 2। तो दोनों स्टेप्स होने के पश्चात आप देखिए तीसरे स्टेप्स में, देखिए आप तीसरे स्टेप्स में साफ साफ दिख रहा है बच्चों कि यहाँ का दोनों का समीकरण 1 और 2 से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो इसका दायां पक्ष कितना है, EF बट्टे BF, और यहाँ से है EC बट्टे BE। ये सिद्ध हो गया। तो जो सिद्ध करना उसमें हम देख रहे हैं कि उल्टा हो गया है, तो BF ऊपर है, मेरा सिद्ध करने में नीचे आया, तो इसको आप पलट दीजिए। पलटने पर दोनों पक्षों को पलटेंगे आप, तो इसका अंश में डाल दीजिए BF, हर में डाल दीजिए EF बराबर यहाँ पर BE बट्टा EC। तो इस प्रकार ये वाला पोर्शन हमारा सिद्ध होता चला जाता है। अब हम प्रश्न 6वां को ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 6वां में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि त्रिभुज में, मैं क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ, त्रिभुज PQR में भुजाओं PQ पर E बिंदु, PR पर F बिंदु इस प्रकार दिया हुआ है कि हमको ये हिंट दिया हुआ है, चारों पॉइंट का मान, भुजाओं का मान दिया हुआ है। हमको यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये जो EF भुजा है वो QR के समानांतर है कि नहीं, यानी समानांतर सिद्ध करना है, अर्थात हमें थेल्स प्रमेय की विलोम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहला जो हिंट दिया है 6वें का, पहले में हमको PE का मान दिया है 3.9, EQ का मान दिया है 3, PF का मान दिया है 3.6, FR का मान दिया है 2.4। ऐसा डायग्राम में बना कर लिखने से आपको आसानी पड़ती है। तो आप यहाँ का भुजा देख लीजिए कि PE और यहाँ की EQ, इसका मान है 3.9 बट्टे 3। अब इसको आप हल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1.3 मान आता है। ये बायां पक्ष हुआ। दाएं पक्ष में देख लीजिए इसका PF और FR लिख लीजिए, FR तो इसका मान है 3.6 और इसका मान है 2.4। जब आप इसको हटाते हैं तो दशमलव हटाएंगे तो 36 बट्टा 24, 12 के पहाड़े से भाग दीजिए तो इसका मान आता है 3/2। तो देख रहे हैं आप 3/2 को दशमलव से भाग देते हैं यानी कि 1.5 आता है, 1.5। तो आपका इधर का अनुपात बट्टे ये अनुपात आया 1.3 और इसका अनुपात बट्टे इसका अनुपात आया 1.5, यानी कि दोनों मान बराबर नहीं आ रहे हैं बच्चों। किसका किसका मान बराबर नहीं आ रहा है, PE, इसका जो बायां पक्ष है PE EQ के बराबर नहीं है PF बट्टा FR के। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोलता है, थेल्स प्रमेय का विलोम ये बोल रहा है आपका कि यहाँ पर ये जो EF है, EF समानांतर नहीं होगी QR के। यदि बराबर आ जाता तो समानांतर हो जाता। इस प्रकार इसमें दूसरा प्रश्न दिया है, एग्जाम में आपके बहुत सारे नंबर दिए रहते हैं बच्चों। इसमें दूसरा प्रश्न में देख लीजिए, PE में 4 दिया है, QE में 4.5 दिया है, PF में 8 दिया है, RF में 9 दिया है। तो उस स्थिति में आप यहाँ का अनुपात निकालिए। तो बायां पक्ष में हम ले रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको तो कि इसका मान निकाल रहे हैं, PE और EQ का मान निकालते हैं हम यहाँ पर। तो PE बटे EQ का मान लिखते हैं हम, ये मान आ रहा है हमारे पास 4/4.5 और 4/4.5 को जब आप भाग करते हैं तो 0.8 आता है। और दाएं पक्ष का मान लिखा हमने PF बट्टे FR निकालते हैं तो इसका मान 8/9 दिया है और 8/9 को भी आप भाग करेंगे तो 0.8 आता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये बायां पक्ष PE बट्टा EQ बराबर हो जा रहा है PF बट्टे FR से। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोलता है, थेल्स प्रमेय का विलोम ये दोनों रेखाएं, ये वाली रेखा EF QR के समानांतर हो जाएगी। तो आप लिख लीजिए कि EF समानांतर हो जाएगी QR के। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 7वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां में ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, PQR त्रिभुज है। ऊपर भी आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा DEF और नीचे एक त्रिभुज दिख रहा है OQR। हिंट दिया है कि PQR त्रिभुज में ये जो DF लाइन, ये जो दिख रही है DF लाइन, ये समानांतर है OQ के।
पहला हिंट है ये वाली लाइन इसके समानांतर है, ये हिंट दिया है पहला। दूसरा हिंट है कि डी एफ यानी ये जो डैश डैश वाली लाइन है जो बनाया है, डैश डैश वाली लाइन समानांतर है इस डैश डैश वाली लाइन की। तो हमको दो हिंट दिया, हमको सिद्ध करना है कि ये जो तीसरी लाइन है ई एफ समानांतर है क्यू आर के। हमको ये तीसरी लाइन को समानांतर सिद्ध करना है। तो 3 पोर्शन है, अब 2 पोर्शन दिया है और 1 पोर्शन को आपको सिद्ध करना है। तो उसमें के लिए मैंने एक डायग्राम बना कर रखा है। इधर वाले पोर्शन को ले रहे हैं हम, ये वाले त्रिभुज को देख रहे हैं, मेरा हाथ घूम रहा है पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में मैंने इस वाले हिस्से को छुपा लिया है और इस वाले हिस्से से काम कर रही हूँ। तो इस वाले हिस्से को छुपा कर देख लीजिए आप, ऐसा हिस्सा छुपा लिया है मैंने, ये हिस्सा को छुपा लिया है और इस हिस्से का डायग्राम बनाया है। तो ये डायग्राम बना हुआ आपको दिख रहा होगा। डायग्राम में त्रिभुज लिया हमने पी ओ क्यू, तो त्रिभुज है त्रिभुज पी ओ क्यू ओ में ये कौन किसके समानांतर है, डी ई समानांतर है ओ क्यू के। तो डी ई समानांतर है ओ क्यू के। तो थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, थेल्स प्रमेय से ये इसके समानांतर दिया है, ये वाली लाइन इसके समानांतर दी है। तो यहां से लेंगे पी ई बट्टा ई क्यू बराबर पी डी बट्टा डी ओ, समीकरण नंबर 1। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड का ये इसका इस्तेमाल कर चुके, अब राइट हैंड साइड में डैश डैश का इस्तेमाल करना है। तो इस वाले को आप छुपा दीजिए। अब आपका त्रिभुज दिख रहा है पी ओ आर, देखिए मैंने बनाया है पी ओ आर और डी एफ समानांतर है ओ आर के। तो ये जो डी एफ वाली लाइन समानांतर है ओ आर के। तो अब हम इस पोर्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं, सिर्फ इतने पोर्शन का। तो उस पोर्शन का इस्तेमाल करते लिखेंगे। तो त्रिभुज कौन सा लिया हमने, पी ओ आर। तो त्रिभुज पी ओ आर में कौन किसके समानांतर है, डी एफ समानांतर है ओ आर। तो डी एफ समानांतर ओ आर। तो यहाँ लिखिए थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से लिखेंगे आप। तो यहाँ पर भुजा हो जाएगी पी एफ बट्टे एफ आर और यहाँ की भुजा पी डी बट्टे डी ओ। तो 2 पार्ट हमको दिया था, दोनों का हिंट का इस्तेमाल हमने कर लिया। अब समीकरण 1 और 2 के दोनों के दायां पक्ष को देखिए। दोनों का दायां पक्ष पी डी बट्टा डी ओ है, इसका दायां पक्ष बराबर है अर्थात इसका बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो इसका बायां पक्ष लिखा पी ई बट्टे ई क्यू और यहाँ से इसका बायां पक्ष लिखा पी एफ बट्टे एफ आर, दोनों का लिख लिया। अब तीसरा डायग्राम हम ऐसा ले रहे हैं हम त्रिभुज पी क्यू आर में, देख लीजिए ई और एफ पोर्शन, ये वाला सिर्फ पोर्शन ले रहे हैं हम, अंदर वाले पॉइंट को नहीं बना रहे हैं। तो अब हमको क्या मिला है, पी ई, ये पी ई बट्टा ई क्यू, ये देखिए इसका बायां पक्ष ये आया आपके पास और यहाँ पर दायां पक्ष आया पी एफ बट्टे एफ आर। तो पी एफ बट्टे एफ आर आया, तो ये अनुपात ये आया और ये अनुपात ये आया। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोलता है, विलोम से आपका आएगा थेल्स विलोम से ये वाली भुजा ई एफ भुजा समानांतर हो जाएगी आपकी क्यू आर भुजा के। इस प्रकार हमको ये जो सिद्ध करना था ये वाला सिद्ध करने वाला पॉइंट हो जाएगा, ये प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं जो आज की वीडियो का भी लास्ट प्रश्न है। हमको डायग्राम ऐसा दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर, उस त्रिभुज के अंदर ओ पी ओ क्यू ओ आर मिला हुआ डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम बुक में दिया हुआ है आपका ए बी सी, उसके अंदर एक और त्रिभुज बना हुआ है। हमको क्या दिया हुआ है इस पॉइंट को देख लीजिए। दिया में किस त्रिभुज पी क्यू आर में ये जो ओ पी है, ओ क्यू है, ओ आर, ओ पी पर एक बिंदु है ए, ओ क्यू पर बिंदु है बी, ओ आर पर बिंदु है सी। कैसा बिंदु दिया है इसको देख लीजिए, कौन किसके समानांतर है, ए बी समानांतर है पी क्यू के। ये ए बी समानांतर है पी क्यू के, यानी आपका एक पोर्शन इस तरफ वाला लेना पड़ेगा, आपको दिख रहा होगा। दूसरा ए सी समानांतर है पी आर के, यानी ये ए सी वाली लाइन जिसको मैंने ऐसे बनाया है वो समानांतर है पी आर के, इसके समानांतर है। दूसरा हमको ये पोर्शन लेना पड़ेगा और हमको सिद्ध क्या करना है, ये जो नीचे वाला है बी सी क्यू आर के समानांतर ये सिद्ध करना है। तो ये हमको ये इसके समानांतर दिया हुआ है,
ये इसके समानांतर दिया है और इसके समानांतर ये हमको सिद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए भी पिछले प्रश्न जैसा ही 3 डायग्राम बन रहा है। तो हम सबसे पहले कौन सा पार्ट को ले रहे हैं बच्चों, इसको छुपा लेते हैं। हम ये वाले पोर्शन को छुपा लेते हैं। ये देखिए इस पोर्शन को छुपा रहे हैं हम, ये वाला बस पोर्शन ले रहे हैं और नीचे वाले पोर्शन को छुपा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज POQ, त्रिभुज POQ में, तो आप लिख लीजिए आप त्रिभुज POQ में आपके पास कौन किसके समानांतर दिया है, PQ AB के समानांतर है। ये PQ AB के समानांतर, ये डार्क वाला डार्क के समांतर है। तो PQ समानांतर AB लिख लीजिए। लिखने के पश्चात थेल्स प्रमेय से लिखिए। थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, थेल्स प्रमेय बोलता है यदि आप O पॉइंट को ले रहे हैं, OAAP, OA/AP लिया तो यहाँ से OB/BQ लेंगे, तो OB/BQ लेंगे। ये पहला समीकरण मिल गया आपको। अब हम ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन हल हो गया है। अब हम लिख रहे हैं राइट हैंड साइड के पोर्शन के। राइट हैंड साइड के लिए अब हमको कौन से त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी बच्चों, POR। तो देखिए मैंने डायग्राम बनाया है POR में, त्रिभुज POR में। तो यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज POR में अब कौन किसके समानांतर है, AC समानांतर है PR के। ये AC लाइन, ये लाइन समानांतर है PR के। तो यहाँ लिख लीजिए AC समानांतर PR। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से यहाँ का बिंदु लीजिए OAAP, OA/AP। यहाँ से OA/AP लिया है तो यहाँ से OC/CR लेंगे, तो OC/CR लेंगे। समीकरण नंबर 2 जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, समीकरण 1 और 2 से दोनों का एक पक्ष देखिए, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। इसमें भी OA/AP है, इसमें भी OA/AP है, तो उसका दोनों का दायां पक्ष बराबर होगा। इसका दायां पक्ष है OB/BQ और इसका दायां पक्ष है OC/CR। लिख लिया। तो अब हमारे पास जो नीचा वाला निचले त्रिभुज जो दिया, इसको मैंने अलग से बनाया है OQR में, त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में देख लीजिए OB ये दिया है बट्टे PQ ये आया है, OC ये आया है बट्टे CR ये आया, यानी ये अनुपात बट्टे ये बराबर ये अनुपात बट्टे ये दिया है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोलता है, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम क्या बोलता है, ये जो लाइन है BC लाइन समानांतर हो जाएगी QR के, और यही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार 8वां प्रश्न हल होता है। तो बच्चों प्रश्नावली हम 2 के पूरे प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें यहाँ पर जो नंबर है वो बदल के भी आ सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आने वाला है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।